और वो फिर वो उधर के मुसलमानों को बोलते थे, सिंधियों को, अरे कि ये हिंदू यहाँ घूमते हैं, तुम इनको मारते क्यों नहीं हो? तो सिंधी बोलते थे कि तुम तो आए हो आज, और ये हिंदू तो हमारे साथ सैकड़ों साल से हैं, पीढ़ियों से, हम कैसे मारेंगे इनको? तो ये जवाब देते थे। इनामदार नाम था उसका, और वो सोने का ताज पहनता था। और हमने ये नहीं कहा कि हमने हिंदुस्तान जाना है, क्योंकि वो अगर थाने में थोड़ा भी कह दे ना, हमारे क्या थोड़ा ही बोल दे, तो हमारा जाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने उनको बताना ठीक नहीं समझा। तो जिस दिन हम वहाँ से निकले, 60-70 आदमी, औरतें, बच्चे हमको विदा करने के लिए स्टेशन आए। मैं कहूँ वहाँ बुरे नहीं हैं, हम लोग जो है ना, आप नफ़रत करोगे तो नफ़रत से नफ़रत होती है, समझना। और उन्होंने एक खत लिखा, और उसका विषय था यादों के दिए। हम छोटे छोटे बच्चे, मासूम जहन मगर साफ शिफाख दिल के साथ, मोहब्बत और प्रेम के साथ, शांति और अमन के साथ, बचपन की मोहब्बत और चाशनी की मिठास हमारी रग रग में समाई हुई थी। दिल एक था जिसमें दो थे, घर एक था, आंगन एक था, माँ एक थी, बस नाम दो थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। अभी मैं बैठा हूँ हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में, और दिल्ली में मैं बैठा हूँ श्री लक्ष्मण राय कटारिया जी के साथ, सन ऑफ श्री कल्याण राय कटारिया जी। पाकिस्तान में जो इनका एड्रेस था, या अभी है भी, जो शाहजादपुर शहर सिंध प्रांत में जो पड़ता है, तालुका नवाब शाह, डिवीज़न हैदराबाद सिंध। और इनका जन्म है सन 1948 का, 1948, और 1970 में इंडिया आए, और जब ये आए तो इनकी उम्र थी 22 साल। तो हम इनसे वहाँ से आने के हालातों के बारे में, 47 के बाद के हालातों के बारे में, या 47 के हालातों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, या फिर आप हमें अपनी कहानी रिकॉर्ड करके शेयर भी कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से। चलिए, तो अब हम श्री लक्ष्मण राय कटारिया जी से बात करते हैं। ओके जी, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से नमस्कार। 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 तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमें आपसे मिलने का मौका मिला। काफ़ी टाइम से हम बातें कर रहे थे मिलने की, और आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपसे मिलने का। तो आप अपना नाम बता दीजिए, और अपना जो एड्रेस है जहां हम बैठे हैं। हाँ, लक्ष्मण राय कटारिया मेरा नाम है, और पिताजी का हमारा नाम है कल्याण राय कटारिया, और मैं पश्चिम विहार में रहता हूँ। ये मेरा एड्रेस। ठीक है, आप अभी दिल्ली में रहते हैं? हाँ, दिल्ली में। तो आपकी पैदाइश कहाँ की है और कौन से सन की है? मेरी पैदाइश सन 1948, 19 सितंबर सन 1948, पाकिस्तान सिंध प्रांत का शाहजादपुर शहर, जहाँ मेरी पैदाइश हुई। ठीक है, सन 1948 में। ठीक है, ठीक है। मतलब उस वक्त देश को आज़ादी मिली ही थी, लगभग 1 साल के बाद हाँ जी, आपका जन्म हुआ। हाँ जी। तो आपके पिताजी क्या काम करते थे वहाँ पे? हमारे पिताजी रहने वाले, पहले तो पाकिस्तान एक ही था, पाकिस्तान नहीं था, हिंदुस्तानी था। तो ये जयपुर के पास भांकरोटा गांव पड़ता है, यहाँ के रहने वाले थे। सन 32 में वो कमाने खाने लोग पहले जाते थे ऐसे, ये भी जो है ना पाकिस्तान में सूबा सिंध में चले गए थे। और तभी वहाँ अपना इनका काम जो था, ये काटन मिल के अंदर बॉयलर जो है उसके फायरमैन का काम था। और हमको रहने की जगह वहाँ कारखाने के अंदर ही मिली, वहीं हम रहते थे, और पिताजी ये काम करते थे। ठीक है, जिससे वो बॉयलर में स्टीम बनती है, स्टीम से उसकी स्टीम से वो कारखाना चलता है, रुई का कारखाना, काटन मिल होता है। 150-200 के आसपास साथ में आदमी काम करते थे, वहीं रिहाइश थी। ओके ओके ओके। तो 47 में बंटवारा हुआ, लोग इधर से उधर जा रहे थे, तो आपके पिताजी ने नहीं सोचा कि उनको भी जाना चाहिए? हाँ सर, वो ऐसा हुआ कि हमने भी घर का सामान बेच दिया आने की तैयारी के अंदर। तो उसके बाद में जब वो तनख्वाह लेने के लिए गए, तो हमारे पिताजी की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी
कि उनके टाइम में कभी जो है स्टीम कम नहीं होती थी, कारखाना बंद नहीं होता था, और दूसरे आते उनकी बारी में कारखाना बंद हो जाता था स्टीम कमी की वजह से। तो फिर पिताजी को लगाया जाता था, वो स्टीम करते थे। तो इसलिए उसकी रेपुटेशन पिताजी की बहुत अच्छी थी। तो जो वहाँ के हेड मिस्त्री था उसने जाके बोला कि ये आदमी को आप जाने मत देना, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये जो है स्टीम को बरकरार रखते हैं। तो ये खबर जब वो दफ्तर में मिली तो उन्होंने जो है ना पिताजी का हिसाब रोक दिया कि भाई तुम अभी नहीं जाओगे, अभी सीज़न चल रहा है। तो ऐसे करके पिताजी वापस वहाँ रुक गए। ये कारण था मेन रुकने का। तो उसके बाद में कारखाने से बाहर निकल के कोई आधा किलोमीटर ही मुश्किल होगा हमारा घर अपना जो था। तो हम दिन में जाते थे, संभाल के आ जाते थे, कोई झाड़ू पोछा कर लिया, आ जाते थे। तो उस टाइम में पिताजी का कहना ये था कि मुसलमान जो है काम करने वाले कारखाने में, क्यों बहुत काम करते थे उधर, तो जो इधर से गए हिंदुस्तान से वो उसके अंदर भी काम करने के लिए आ गए। और वो फिर वो उधर के मुसलमानों को बोलते थे, सिंधियों को, अरे कि ये हिंदू यहाँ घूमते हैं, तुम इनको मारते क्यों नहीं हो। तो सिंधी बोलते थे कि तुम तो आए हो आज, और ये हिंदू तो हमारे साथ सैकड़ों साल से हैं, पीढ़ियों से, हम कैसे मारेंगे इनको। तो ये जवाब देते थे। तो फिर वो सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद में जो उसका सेठ था, लीलाराम नाम था उसका, सिंधी था। तो माहौल तो ख़राब हो ही चुका था। उसके 2 कारखाने थे, एक तो सिंध में ही झोल जगह है, एक कारखाना उधर था और एक कारखाना इधर था। तो ये साला और बहनोई उस कारखाने में जा रहे थे कि रास्ते में इनको जो ना वो सिंधियों ने, मुसलमान सिंधियों ने रोक लिया, और रोक के और फिर जो है ना वो सेठ जो था लीलाराम, उसको काट दिया। अच्छा, उसके साले को भी काट दिया। ये कब की बात है? ये जो है ना 47 आज़ादी, मतलब आज़ादी हो गई पाकिस्तान की, उसके वो राइट जो हुए थे उसी दौरान की बात है। अच्छा, जब उसको काट दिया तो वो जो है ड्राइवर को बोला अब ले जा गाड़ी। तो ड्राइवर कारखाने में आई तो खून से लथपथ साला बहनोई दोनों ख़त्म थे। तो हफरा तफरी मच गई कि भाई हिंदू था वो हमारी हिफाजत करेगा, अब क्या होगा। तो फिर जो है जो ये सेठ के लड़के थे वो कराची में, जो यहाँ कोई बम्बई का सेठ था, उनकी मुलाकात कराची में हो गई। तो उन्होंने ये कहा कि भाई तुम ऐसे करो, हमारी कपड़े की मिल है वो आप ले लो और काटन की मिल हमें दे दो। वो मुसलमान था, इनामदार नाम था उसका, और वो सोने का ताज पहनता था। अच्छा, हीरे लगे हुए सोने का ताज पहन, बड़ा सेठ था। तो ऐसे करके उनका आपस में तय कर लिया उन्होंने। उसके बाद में फिर यहाँ उन्होंने जो नया जो सेठ था उसने ऑर्डर करा कि रोज़ शाम को जितनी भी लेबर है सबको खाना खिलाया जाए। तो साहब वो खाना बनता था, कभी पुलाव कभी वो, तो डेली खाना खा के जाते थे। तो 1 हफ्ते तक तो ऐसे ही चलता रहा। और कुछ मजाक ये कि भाई मुसलमान सेठ है, खिला पिला के फिर मार देगा हमारे को, ऐसे भी अफवाह थी। लेकिन जब वो सेठ का फिर एक दिन हुआ कि भाई सेठ शाम को जो है यहाँ आएगा और तकरीर करेगा। फिर साहब वो शाम को सेठ आया, उसका बाकायदा स्टेज बनाई गई, तो सारे जो वर्कर थे वो सब बैठे, और सेठ ने बोला कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, सब मेरे बच्चे समान हैं, और आपकी हिफाजत करना मेरा मकसद है, और आप बेखटक काम करो यहाँ, और कोई आपको जो है ना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उससे हमें जो है ना बड़ी तस्कीन मिली और हम वहाँ रहते रहे। कारखाना सर्दी चलता है, गर्मी में बंद होता है। तो हम गर्मियों भी हम वहीं रहते रहे। तो हमारे को जो है राशन की दुकानें खुलवा दी, अंदर राशन लो रोक। तो ऐसे हम उनकी हिफाजत में रहते रहे। उसके बाद में कुछ अमन अमान हुआ, तो उसके बाद में वो जो है हम आके अपने मकान में रहते रहे। तो चलता रहा। उसके बाद में क्या है कि पहले शुरू में तो यहाँ से मुसलमान भी वहाँ आते थे, ट्रेन में बैठे उधर आ गए, और उधर के हिंदू भी ऐसे आते थे इधर। तो जो है मतलब कोई रोक टोक नहीं थी, ट्रेन में बैठो उधर पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ से बैठ के हिंदुस्तान आ जाओ, ऐसे। तो हम उस दौरान में नहीं आ सके। उसके बाद में फिर बन गया पासपोर्ट सिस्टम।
कि भाई पासपोर्ट बनवाओ, तो अनपढ़ लोग थे, पुराने आदमी थे, वो इतना समझते नहीं थे। तो ऐसे हम भी अटके रहे, भी कैसे पासपोर्ट बनाए, क्या करें, ऐसे अटके रहे। उसके बाद में फिर जो है कुछ जो है एकदम से फिर 65 की जंग शुरू हो गई। 65 की जंग शुरू हुई तो वहाँ जो है माहौल एकदम बदल गया और कर्फ्यू लगना लगा। सब गाड़ियाँ बसें सब पे मट्टी वट्टी चढ़ा दी और जैसे सायरन बजता सब भाग भाग के अपने अपने घरों में खंदकों में घुस जाते। तो माहौल बड़ा ख़राब हो गया था। मिट्टी क्यों चढ़ा दी मतलब? जैसे गाड़ी की चमक होती है तो ऊपर जो कोई जहाज़ वगैरह आए तो वो चमक को नोट ना करे, इसलिए चढ़ाई अच्छी जो ताकि भाई वो चमक को नोट करे। और अपना इस तरीके से कारों पे सब पे चढ़ाती थी। तो साहब वो इस तरीके से वो उसका माहौल जब 65 का गुज़रा तो उसके बाद में फिर हम एक सवाई साहब जो वहाँ के सिंध के बहुत मान्यवर हैं, उनकी मज़ार थी सैकड़ों साल पुरानी। मज़ार क्या, वो मंदिर था उसका बना हुआ। तो उसमें हमारे पिताजी काम करते थे। जैसे गर्मियों के अंदर मील बनता था तो मिस्त्री का काम करते थे और रंग पेंट का काम करते थे। तो वहाँ एक पुराने ज़माने के बने हुए थे पिलर, बड़े डिज़ाइनदार ऐसे ऐसे, तो ख़राब हो गए थे। तो वो जो है पिताजी कहते थे भाई यहाँ रंग कैसे लगाऊं? तो बोला जी ये तो अभी हिंदू कारीगर मुसलमान कारीगर को आने नहीं देते थे मंदिर में। तो बोला मेरा बेटा जो है ना वो बारीक काम करता है तो ये कर देगा। और बोला उसे घर में मंदिर बनाया है। बोला अच्छा। तो मैंने सन 65 में काम नहीं चलता था, मैंने घर में एक 4 इंची बाई 4 खंभा लेके 4.5 फुट और फिर ऐसे करके पूरा मंदिर बनाया था, पूरा 10 फुट तक ऊंचा। तो वो देखने के लिए आए, देखा कि भाई लड़का कारीगर है। फिर उसने कहा कि भाई ठीक है। तो वो सारे खंभे मैंने ठीक करे। उसके बाद में मेन गेट था वो भी सब टूट फूट गया था, उसको भी सारा मैंने नया करके बनाया। तो वो जो महाराज थे वहाँ के, वासुदेव नाम था उनका, तो वो जो है ना मेरे को बड़ी इज़्ज़त देने लगे। तो मैं वैसे भी काम ख़त्म हो गया तभी मैं मिलने जाता था उधर। तो जैसे मैं गया तो बहुत चारों तरफ मंदिर थे, बहुत बड़ा चौकान था बीच में। तो उस टाइम में वो कालीन वगैरह बिछा के वहाँ बैठते थे, तो मैं भी चला जाता था। तो एक दिन मेरे से पूछ लिया गुरुजी ने कि लक्ष्मण तेरी शादी हो गई? मैंने कहा नहीं। बोला क्यों? मुझको हमारी बिरादरी वाले तो इधर है ही नहीं। बोला कहाँ है तुम्हारी बिरादरी वाले? मुझको तो सब हिंदुस्तान में चले गए। तो बोला हिंदुस्तान जाओ। मुझको जी कैसे जाएं, जाना तो बड़ा मुश्किल है, तुम जाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। उनके कई लाख शिष्य थे, जो गुरुजी लाखों में शिष्य थे, उनके इधर भी थे उधर भी थे। तो एक लीलाराम थे, उनकी ज़मीन तो वहाँ सिंध में थी और बच्चे अलवर में थे। तो वो सिंध में अपना वो फसल वगैरह जब कटती थी तो कैश वगैरह लेके और बॉर्डर पे आते थे। वहाँ वो ऊँट वगैरह जो है ना उस पर बैठ के ना रात को वो सरहद पार कर लेते थे और यहाँ आके अपने बच्चों से 2-4 महीने यहाँ रुकते थे और फिर ऐसे ही पार करके चले जाते थे। तो जब भी आते थे वहाँ अपने मंदिर में आते थे, मत्था टेकते थे और गुरु जी का आशीर्वाद लेके जाते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। अच्छा, फिर वो लीलाराम आए मत्था टेकने के लिए, तो हमको बुलाया गया, हम और पिताजी दोनों गए। तो बोला भाई तुम हिंदुस्तान जाना चाहते हो? मैंने कहा जी हाँ जाना चाहते हैं हम तो बोला कि ये तुम्हारे लिए भाई लीलाराम, इनका तेने माइग्रेशन बनवाना है। वो गुरुजी थे। यहाँ पे एक छोटी सी बात रोकना चाहूँगा। हाँ जी। आप आना क्यों चाहते थे वहाँ हाँ, पे? क्या मेन ऐसा? बात आना ये चाहते थे कि जो हमारे समाज के लोग थे वो एक भी नहीं रहा उधर, वो सब इधर आ गए। मेरे से छोटी मेरी बहन थी, 8 साल छोटी, और मैं था। हमारी शादी ब्याह का मसला आ गया। और वहाँ क्या है कि वहाँ जैसे भील जाति के लोग हैं, मेघवाल जाति के लोग हैं और गुजराती जाति के लोग हैं। हम उनको अपने बर्तन को हाथ नहीं लगाने देते थे। सेवा उनकी करते थे, आए चाय पिला दी, वो कर दी, खाना भी खिला दिया वो, लेकिन हम बर्तन को हाथ नहीं लगाने देते थे। अब वो कहते थे कि आप जो है ना हमारे यहाँ रिश्ता कर लो और जौन सी आपको लड़की पसंद है उसी घर में आपका रिश्ता हो जाएगा। वो हमें बहुत, क्योंकि हमारा किरदार बड़ा अच्छा था, लेकिन हमारा मन नहीं मानता था। और जहाँ भी पता लगता था पिताजी भागते फिरते भी कहीं अपने लोग मिल जाएं, रिश्ता कर दें।
तो फिर एक हिंदू पंडित था, उसने बोला जी कराची के अंदर तुम्हारी बिरादरी के लोग हैं। तो मैं और पिताजी कराची स्वामी नारायण मंदिर में आ गए। वहाँ जाके जब उनसे मुलाकात करी लड़की वालों से, तो वो मरेठे थे। तो बोला जी हम तो मरेठे हैं, ऐसे ऐसे पार्टीशन में जा नहीं पाया, रुइयाँ रुक गए, फंस गए। अब वो मेरे छोटे भाई की लड़की है और भाई हमारा फायर ब्रिगेड में है कराची में, तो उनकी लड़की आप देख लो तो हम रिश्ता कर लेंगे। तो ठीक है, अब वो घर गए, लड़की भी देखी, उन्होंने बड़ी इज्जत से खाना वाना खिलाया और बात होगी भाई ठीक है हम रिश्ता कर लेंगे। अब पिताजी जो है ना बोला ठीक है मैं भी घर जाता हूँ, फिर बातचीत करके आपको उतर देंगे। घर आए, फिर हमें बात करी, बोला भाई ठीक है बिरादरी के नहीं मिलते तो मरेठा ज्योति के ये भी ऊंचे लोग हैं तो रिश्ता कर लेते हैं। अब वो पिताजी जो है ना घर में सारी बात तय करके, और उनके लिए सिंध में हमारे घी भी ज़रा मना होता था, घी भी लेके कुछ सामान लेके ना गए उधर। उन्होंने कहा कि भाई, फिर उन्होंने एक शर्त लगा दी कि आप ऐसे करो कि इधर कराची में रहने आ जाओ, यहीं काम करो, हम शादी कर देंगे। ये प्रस्ताव रख दिया। अब पिताजी जब ये प्रस्ताव लेके आए, फिर वहाँ हमको सुनाया, तो मैंने कहा यहाँ अपनी जान पहचान बनी हुई है और वहाँ जाएंगे फिर नई जान पहचान बनाएंगे, फिर भी हम परदेश में ही तो रहेंगे, अपने मुल्क में तो नहीं जाएंगे। इससे बेटर तो ये है कि घर छोड़ें तो अपने मुल्क में तो जाएं। इसलिए उसको हमने रिफ्यूज़ कर दिया। अब वो रिफ्यूज़ कर दिया तो उसी पोजीशन में हम थे। तो फिर ये जो हमारा ये जब लीला राम यहाँ माइग्रेशन बनाया, तो यहाँ एम्बेसी में बोला गया कि भाई तुम जिनको बुला रहे हो उनको क्यों बुला रहे हो। इन्होंने कहा कि ये जो है उनकी इस बिरादरी के नहीं है उधर, इसलिए ये पोजीशन है। तो बोला तुम्हारी प्रॉपर्टी दिखाओ। तो जो यहाँ अलवर में थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दिखाई, दुकानें दिखाई, मकान दिखाई। तो बोला कि वो यहाँ आएंगे तो कोई क्लेम नहीं करेंगे, मंजूर है। उसने लिख के दिया कि नहीं करेंगे, क्योंकि पहले क्लेम बहुत दिया। अच्छा, उसके बाद में यहाँ आके कोई सरकारी नौकरी की मांग भी नहीं करेंगे, बोला जी नहीं करेंगे। वो भी उन्होंने लिख के दिया, बाकायदा लिख के दिया। तब वो माइग्रेशन हमको मिला। अब वो माइग्रेशन मिला तो हमारे जब शहर में आए तो वो पुलिस थाने के अंदर इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी के टाइम में। तो थाने में गए इंक्वायरी करने के लिए, तो हम तो थाने का भी काम करते थे। वो कैदी लोगों के उनके कमरों में कोई काम वाम, कुछ फर्श है, कुछ ये है, वो करते थे। तो वहाँ भी जान पहचान तो थी। तो गए तो बोला जी नहीं वो तो बहुत भले आदमी है, कोई उनके खिलाफ कोई केस नहीं है इधर आज तक। नहीं, थाने के आप अलवर की बात कर रहे हो? नहीं, पाकिस्तान की। अच्छा, ठीक। जब हमारा माइग्रेशन मिलने को था ना, उससे पहले बोला इंक्वायरी तो कराओ। हाँ। ये आदमी कोई मतलब ठीक है कि क्रिमिनल तो नहीं है, कोई इसके खिलाफ कोई केस वेस तो नहीं है थाने में। तो थाने में रोड बोले तो कोई केस नहीं है इनके खिलाफ। तो वहाँ से सारी इंक्वायरी हुई। तब हमारे पास फिर लेटर आया कि कौन से रास्ते जाओगे। एक तो लाहौर के रास्ते, ट्रेन के रास्ते, या हवाई जहाज़ के रास्ते, या पानी के जहाज़ के रास्ते। फिर हमने लिख के दिया भाई कराची से पानी के जहाज़ के रास्ते जाएंगे। वो लिख के दिया तो हमारे पास माइग्रेशन लेटर आ गया। अब लेटर आ गया तो अब हम क्योंकि बिल्डिंग का काम था तो सामान बहुत होता था हमारे, फट्टे बल्ली, ये कस्सी तसले, दुनिया भर का सामान। अब हमने मोहल्ले में नहीं बताया कि हम जाएंगे। अच्छा। वो धीरे धीरे सामान बेचने लगे। पर लोगों को लगा कि यार ये सामान ये तो इकट्ठा करते बेच क्यों रहे, हमने बताया नहीं। अब फिर बिल्कुल नज़दीक मामला आ गया, हफ्ते की बात रह गई। तो कुछ वहाँ के लोग बुलाई, आप सामान बेच रहे हो, हमें समझ नहीं आ रही क्या। फिर हमें बताना पड़ा कि हम फलानी तारीख को निकल रहे हैं यहाँ से। उन लोगों को इतना जैसे गम हो गया बहुत ज़्यादा, अरे ये क्या करा, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। मेरे बराबर में शौकत अली मास्टर, लियाकत अली, ये लोग महाराष्ट्र से गए हुए थे सन 47 में, पड़ोस में थे। उनको ही पता लगा, वही बोला भाई। अब हमारे है ना दोनों मकानों के बीच में एक खिड़की छोटी छोड़ी हुई थी। तो फिर हमारे जाने का नंबर आया तो बोला जी आपसे हमें कोई डर नहीं था, अब ये कोई मुसलमान किराएदार आपकी जगह पे आएगा सुना है, तो पता नहीं कैसे ही खिड़की बंद कर दो।
तो वो खिड़की मैंने बंद करी। उसके बाद में फिर उन्होंने दावत करी, अच्छा। उनके यहाँ दावत खाने के लिए गए। तो वो लोग मतलब इतने गमज़दा थे कि आंसू निकल रहे थे, हमारे भी आंसू निकल रहे थे। खैर फिर वो जो मकान जो था वो ज़मीन थी, वो है ना, असल में ये ज़मीन जो है ना, पाकिस्तान बनने से पहले कोई सेठ था, उसकी ज़मीन थी बहुत, उसमें लोगों ने मकान बना रखे थे। और वो जो है उसका किराया जो है वो लेता था। बाद में उस टाइम में ज़मीन बिकी नहीं, तो वो मंदिर के नाम करके ना चला गया। तो मंदिर का मुंशी आता था, उसको उस टाइम में 2-2.5 रुपये किराया होता था, वो हम देते थे, तो वो किराया लेके जाता था। इधर वो जो है ना एक हिंदुओं के मकान थे, बहुत लाइन में पक्के मकान बने हुए, गेट लगे हुए। तो हिंदू तो चले गए और मुसलमान लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। और वो थे मुग़ल लोग थे वो। अब वो किराया लेने आते थे, हम तो देते थे, हिंदू लोग थे इधर के, वो कहते नहीं हम तो मकान छोड़ के हम कुछ नहीं देंगे किराया, वो नहीं देते थे। तो मुकदमेबाजी भी चलती थी, क्योंकि काफ़ी ज़मीन थी, मकान ज़मीन बिकती नहीं थी, तो काफ़ी वो नाम कर करके आ गए थे। खैर ये बात तो यहाँ तक रही। तो उसके बाद में हम फिर वहाँ से रवाना हुए। तो हमको सी पोर्ट के ऊपर हिंदू फैमिली मिल गई, मैं जिक्र करता हूँ, हिंदू फैमिली मिल गई। वो हमको देख के बोला जी आप भी बम्बई जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। बोला ये मेरी माँ है और 2 बेटियाँ हैं और इनके साथ में कोई आदमी नहीं है, तो आप थोड़ा इनका ख्याल रखना। मैंने कहा जी कोई बात नहीं। तो साहब हम पानी के जहाज़ में सवार हो गए। चांस की बात है, हमें तो बिल्कुल आगे आगे जगह मिली, उनको बिल्कुल पीछे मिली। फिर मैं दिन में 1-2 बार जाता था, पूछता कोई चीज़ चाहिए, कोई दवाई, उनको चक्कर आने लगे तो दवाई भी ली, हो भी कोई खाने पीने को देते। तो मतलब मैं ध्यान रखता था। फिर हम जब बॉम्बे जाके उतरे तो उनके 2 बेटे 2 गाड़ियाँ लेके आ गए, इधर से हम भी उतरे। तो उन्होंने, उनकी माँ ने बताया कि देखो इन्होंने जो है ना हमारा बहुत ख्याल रखा है। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसे करो आप हमारे साथ चलो। तो मतलब नहीं हमें तो अलवर जाना है। बोला नहीं कोई बात नहीं, हम सुबह छोड़ देंगे, अभी आप हमारे साथ चलो। अब उसके बाद में हम उसके साथ चले गए। तो वो बॉम्बे खार है जगह जहाँ सिंधी बहुत रहते हैं। तो वहाँ उनकी, तो इनका फ्लोर था 4थी मंजिल पे। हम वहाँ चले गए, सामान वहाँ रख गया, लॉबी में बैठे थे। अब क्योंकि 3 दिन हम पानी के जहाज़ में चलते रहे ना, तो जहाज़ तो ऐसे ऐसे होता है ना, तो बैठे बैठा मैं भी ऐसे ऐसे होने लगा। तो उसने मेरी की तरफ देख लिया, बोला जी आप ऐसे करो नहा लो। अब ये जो फर्स्ट में जो मेरे साथ में घटना हुई है मैं वो विस्तार से बता रहा हूँ। तो मैं बाथरूम में गया, इतना शानदार बाथरूम बना हुआ है, टप है, इंग्लिश सीट है, शानदार टाइल है, छत में काम, बढ़िया अच्छी टूटियाँ। और जो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ और बस तभी सोच लिया कि कभी मैं हिंदुस्तान में मकान बनाऊंगा तो बाथरूम तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा, ये मैंने सोच लिया। खैर नहा के आए, खाना वाना खाए, सो गए। अगले दिन सवेरे उन्होंने बोला कि भाई आप कई बार हिंदुस्तान से जो पाकिस्तान से आते हैं वो कुछ चीज़ लाते हैं यहाँ बेचने करने के, आपको लाए हो? मैंने कहा जब हम लौंग लेके आए 650 किलो और 6.5 किलो, तो बेचना है? मैंने कहा हाँ बेचेंगे। किसी ने बताया लौंग लेके जाओ, वहाँ रेट अच्छा है। तो वो जो है हम वहाँ से लाए थे 60 रुपये किलो और फिर वहाँ हमारा बिका 120 रुपये किलो। तो हमको डबल पैसे मिल गए, हम बड़े खुश। तो पैसे की बड़ी वैल्यू होती थी, तो बड़े खुश हम। खैर वो फिर अगले दिन हमको बॉम्बे सेंटर छोड़ा। ये अब 1970 70 में, 70 की बात है। अच्छा फिर हमें उसने बॉम्बे सेंटर पे छोड़ा, तो वहाँ से हम बैठ के अलवर आके उतर गए। अलवर उतरे तो फिर हम पूछते हुए, अलवर में मोहल्ला शीश गरान है और वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर के आगे उनकी परचून की दुकानें भी थी वहाँ। तो हम वहाँ तांगे वाले जानते थे, वहाँ पहुँच गए। उन्होंने बड़े खुश हुए, वो अपने मकान में ले गए, उसे कमरा दिया, भाई यहाँ रहो। वहाँ रहते रहे। तो हफ्ता हो गया, तो हमने बोला अभी आप जो है हमें कोई किराया का दिलाओ। तो बोला यहीं रहते रहो। मैं को नहीं यहाँ नहीं, हमें किराया का। फिर उन्होंने एक मकान, मास्टर चमन लाल था, उसका 100 रुपये महीने पे उसका हमको कमरा मिला। अब वहाँ हम रहते रहे, 1 महीना 1.25 महीना रहे होंगे उधर।
तो फिर मैं वहाँ काम भी करने लगा, क्योंकि ठेकेदारी तो पाकिस्तान में थी, वहाँ कौन जाने ठेकेदारी को, जब तक आदमी का पता ना लगे। तो एक सेकंड, ठेकेदारी में फिर आपने वहाँ पे अच्छे अच्छे काम किए होंगे पाकिस्तान में? हाँ हाँ, मैं आया जब 1000, ऐसा है कि काजी तकी पाकिस्तान में एक तेल की, ये जो तेल होता है ना, ये रुई में जो कंकड़े निकलते हैं उसका तेल, तो बहुत बड़ा कारखाना था, उन्होंने ख़रीद लिया। ख़रीद के उन्होंने पहले तो अपना 3 मंजिल मकान बनाया जिसमें करीब 100 के आसपास कमरे थे। उसके बाद में उसका बेटा था एक अपना सलीम अख्तर, अज़ीज़ अख्तर, अमीर अख्तर, और ये जो है रशीद अख्तर। तो उन्होंने फिर चार भाइयों के अलग अलग, एक भाई तो उनके साथ ही रहता था, 3 भाइयों के अलग अलग मकान बनाए। जो अज़ीज़ अख्तर जो सबसे बड़ा था, उसका मकान मैंने बनाया, वो करीब 1000 गज था। वो बिल्डिंग हमने वहाँ वो मैंने बना के तैयार करी, और बाकी 2 बिल्डिंगें तो वो काफ़ी पे, और रुई का कारखाना था वो उन्हीं का था। तो कारखाने के साथ में ये मिल था, यहाँ मकान बना लिए, साथ में कारखाना था। तो जब काजी तकी निकल के आता था, हिंदुओं के घर थे वहाँ वो रहते थे, निकल के सड़क के इस पार में आता था तो 5-7 आदमी उनके साथ होते थे, और बड़ा रुतबे वाला आदमी था। और उन्होंने एक फार्म हाउस बनाया कम से कम 50 एकड़ में, वो करीब 45-50 किलोमीटर के आसपास जगह थी, वो भी उन्होंने बनाया। वो रुतबे वाला आदमी था। तो साहब वो अच्छी हैसियत वाला आदमी था। नहीं, तो आपने बोला कि आप वहाँ से लोन लेकर आए, लोन के अलावा भी आपके पास वहाँ पे प्रॉपर्टी तो और भी रही होगी, तो क्या कुछ? नहीं, वो मैंने बताया ना, जो जिसमें हम रहते थे, हाँ, वो तो किराए का मकान था। वो किराए का था। और उसको वो ज़मीन, क्योंकि हम मंदिर के जो मुंशी को हम किराया देते थे, हाँ, तो वो एक मुसलमान था, सिंधी। नहीं, इसके अलावा भी रुपया पैसा कुछ वहाँ पे जो कमाया हुआ रुपया था पैसा नहीं था हमारे पास, गहने गट्टे थे। वहाँ क्या है, बैंक में कुछ जानते नहीं थे, अच्छा, पुराना टाइम था। पैसे कुछ आए, चांदी ले ली, सोना ले लिया, जेवर बना लिए, यही होता था। यही मतलब पूंजी थी। तो वो पूंजी तो साथ रही होगी हाँ, आपके आते हुए? वो रही, ठीक है ना। तो उसके बाद में तो उस मकान में जो है वो फिर हमने मकान वगैरह बनाया उसमें। तो आखिर में जब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई तो हम उधर भाई हिसाब के लिए बिल बना के दे दिया, 2-3-4 चक्कर भी लगाए। तो उन्होंने कुछ कहा जी मुंशी नहीं है, वो आएगा और चेक करेगा, ऐसे मतलब थोड़ा मामला लंबा हो गया। और हमने ये नहीं कहा कि हमने हिंदुस्तान जाना है, क्योंकि वो अगर थाने में थोड़ा भी कह दे ना, हमारे क्या थोड़ा ही बोल दे, तो हमारा जाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने उनको बताना ठीक नहीं समझा, और फिर बिगड़ हिसाब किए। मोहल्ले में तो बताना ही था कि भाई हम जा रहे हैं। तो जिस दिन हम वहाँ से निकले, 60-70 आदमी, औरतें, बच्चे हमको विदा करने के लिए स्टेशन आए। और फिर जब वो गाड़ी आई तो सबके आंसू बह रहे थे, और मेरे को भी बड़े रोना आया, क्योंकि इतने साल से रह रहे थे, फिर वहाँ से बिछड़े। तो ये पोजीशन रही। खैर फिर हम कराची में आ गए, ये जो मैंने बताया। तो बाद में फिर वहाँ से जब अलवर आए, अलवर से फिर हम जो है, मैं सुबह काम करने जा रहा था, तो 2 गुजराती पिक्चर हॉल के सामने, सुबह सुबह का टाइम था, बात कर रहे थे। तो बात कर, वो कहने लगे चई पिक्चर से, गुजरात में। तो मैंने कहा आराधना पिक्चर से। तो वो चौंका, बोले तुम ये हमारी भाषा कैसे बोल रहा है। फिर मैंने बताया मैं पाकिस्तान से आए, तो बड़े खुश हो गए वो। तो फिर वो कई बातें पूछने लगे, उनको बताई। तो फिर उन्होंने राय दी कि आप जो है ना, यहाँ तो क्या है कि 5-6 रुपये दिहाड़ी मिलती है, आप दिल्ली में आ जाओ, वो 9-10 रुपये दिहाड़ी मिलती है। तो साहब हम ये जो है, उनके कहने से हम लोग दिल्ली में आ गए। और दिल्ली में आके शादीपुर डिपो के साथ 4 मंजिले क्वार्टर हैं, उनका क्वार्टर था, वहाँ रहे हम करीब 20-25 दिन रहे। फिर हमको मैंने कहा भाई हमें कोई जगह दिलाओ। फिर रघुवीर नगर में 25 गज का प्लाट कॉर्नर का हमको लिया हमने 1000 रुपये में। अब वो प्लॉट लेके फिर हमने उसमें 1000, अच्छा पैसे नहीं थे हमारे पास, तो वो 1.25 रुपये तोला तो चांदी थी,
₹250 तोला सोना था। तो फिर हम जेवर बेचते थे, पैसे लाते थे, उससे ही जो ना प्लॉट के पैसे दिए कि उस टाइम में 1000 भी बहुत बड़ी रकम लगती थी। और उसके बाद में फिर गहने बेचे तो फिर वो 1000 लगा के वो कमरे जो है ना, एक कमरा बनाया। वही अगर आप ₹250 तोले की बात कर रहे हो, आज वो 50,000 तोला है। बिल्कुल। तो कहाँ 200 तो कहाँ 50,000, पता नहीं कितने गुना हो गया, कितने गुना हो गया, गिनती नहीं आती मेरे को इतनी। तो इसलिए वो रकम भी बहुत बड़ी लगती थी, बहुत बड़ी लगती थी। बहुत बड़ी लगती थी। खैर साहब, वो जब वो कमरा देखा, पैसे हमारी दीवारें कमरे की पूरी हुई थी कि पैसे ख़त्म हो गए। फिर सोचने लगे कि अब फिर गहना बेचते भी होता था यार, भाई कैसे। तो फिर सोचा कि भाई सिंध के अंदर क्या कि लकड़ी वकड़ी डाल के, घास फूस डाल के लिपाई कर लो तो वो जो है ना 1-2 साल निकाल देती है। तो हमने सोचा ऐसे करें। तो डाल रहे थे, मट्टी वट्टी डाल रहे थे, तो पड़ोसी ने बोला कि ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी अभी टेम्परेरी छत बना रहे हैं और बाद में पक्की कर लेंगे। बोला तुम्हें पता नहीं है दिल्ली में कितनी बारिश होती है, 1-2 बारिश आई तो तुम्हारी छत वत कहीं कहीं चली जाएगी। हम फिर सोचने लग गए। बोला ऐसे करो, मेरी सीमेंट की चादरें पड़ी हैं, उन्होंने लेंटर डाल लिया था, ये रख लो और जब आप अपनी लाओगे तो मेरी चादर वापस कर देना। तो ये उनके जो है ना सहयोग से हमारे सर पे छत आई। दीवारों में कोई प्लास्टर नहीं था, नीचे थोड़ा कच्चा सा प्लास्टर करके उस कमरे में रहने लगे। ये हमारी शुरुआत यहाँ से है। उसके बाद में फिर मेरी वहाँ शादी हुई 16 दिसंबर सन 1972 में। हमारी बहन की पहले करी मैंने, वो भी 72 में थी। फिर मेरी शादी हुई तो मेरी एक बिटिया जो वो पैदा हुई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ जहाँ भी मैं रेट दूँ, बोला जी कौन सा मकान बनाया है, पहले मकान देखेंगे, पूछेंगे, तब देंगे मकान का ठेका, ऐसे नहीं देंगे। और वो मैंने जो बनाए थे सारे पाकिस्तान में रह गए। अब मैं क्या बताऊँ, तो मेरे लिए बड़ी समस्या थी ये। फिर एक इंटरव्यू था भागीरथ पैलेस में, तो वहाँ इंटरव्यू में मेरे को किसी ने बताया तो मैं वहाँ चला गया और वहाँ इंटरव्यू में पास हो गया। अब पास हो गया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम यूसुफ अरबाब बोलते थे जो दुबई से आया था, बोला हम बॉम्बे जाएगा और वहाँ से आपका टिकट भेजेगा, तो तुम लोग तैयार रहना, बॉम्बे पहुँचना है। मैंने कहा जी ठीक है। अब उसके बाद में हम पास हो गए। तो 2 आदमी और थे, अजीत सिंह और कुलवंत सिंह, वो ख्याला के रहने वाले थे, वो भी पास हुए थे। और एक मैं हुआ था और 2 आदमी और थे, 5 आदमी हम थे। तो उसके बाद में अब वो घर वाले बोले हमने नहीं जाने देना कहीं भी। अब मैं कही बड़ी मुश्किल हो गई। अब मैं समझाऊँ को वो माने ना। अब वो मैं फिर वो सरदारों को, अजीत सिंह कुलवंत सिंह, उनको यार मेरे माता जी पिताजी को समझाओ भाई, जाने दे मेरे को। वो आए, पापा जी तुसी चिंता ना करो, ऐ साड़ा भरा हैगा, असी नाल रहांगे, कोई दिक्कत नहीं होनी, तुसी बेफिक्र रहो। उस टाइम माता जी पिताजी चुप हो गए। बाद में फिर कहने लगे नहीं नहीं जाने देंगे। अब मैंने तहिया कर चुका था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। मेरी 1.5 साल की बच्ची थी, मेरे जाने के 2 महीने बाद में बेटा भी पैदा हुआ। अब खुशी तो बड़ी, अब क्या करें, वहाँ तो एग्रीमेंट है, आ नहीं सकते। फिर क्या हुआ कि आगे दिवाली आई और इधर बेटे का जन्म भी था और मेरे को 1 साल से थोड़ा ऊपर हो चुका था। तो मैं कंपनी में गया, अलचस्मी कंपनी थी जो दुबई में थी। मैं गया, मैंने कहा जी मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला याला बच्चा, वैसे ही बोलते हैं अरबी लोग, अभी नहीं जा सकता, तुम्हारा एग्रीमेंट पूरा करो। मैंने कहा जी मेरा जाना ज़रूरी है। तो बोला कंपनी किराया नहीं देगी, तुम जाओगे तो अपने किराए पे जाना पड़ेगा। मैंने कहा जी हाँ मंजूर है। फिर मैंने वहाँ से रिटर्न टिकट बनाया हवाई जहाज़ का। दुबई से मैं दिल्ली उतरा, 2 महीने रहा। वो जो ना जन्मदिन भी मनाया, सारी खुशी उसी मना के 2 महीने रह के फिर मैं गया।